दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके मेंशन में। तो दोस्तों आज हम जीके से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं बार बार पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो किसी पौधों में उसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुँचाता है। तो किसी पौधों में उसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाने का कार्य किसका होता है? तो ये होता है जाइलम का। आपको याद रखना है किसका कार्य होता है? जाइलम का कार्य होता है पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जो है जल पहुंचाने का कार्य। सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो पौधों में जो है ये खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। खाद्य पदार्थों का संवहन किसके द्वारा पौधों में होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम की बात करें तो जाइलम संवहन ऊतक है। जाइलम क्या है? संवहन ऊतक है। यह जल का संवहन पौधे के शीर्ष भाग तक करता है। जाइलम द्वारा जल का प्रवाह पत्तियों या अन्य भागों तक 3 विधियों के द्वारा होता है। जल का प्रवाह जो है जाइलम के द्वारा पत्तियों या अन्य भागों तक 3 विधियों के द्वारा होता है। पहला परासरण, केशिकत्व एवं वाष्पोत्सर्जन। इन 3 विधियों के द्वारा जो है जाइलम के द्वारा पत्तियों में या उनके अन्य भागों में जो है जल का प्रवाह होता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? तो लार यानी सलाइवा जो होता है ये मदद करता है। सी करेक्ट हो जाएगा। लार की बात करें तो लार जो है ये टाइलिन एंजाइम का स्राव करती है। लार जो है ये टाइलिन एंजाइम का स्राव करती है। प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर लार उत्पादित होता है। लार के कार्य पूछा जाए तो देखिए लार के जो कार्य हैं वो है भोजन को चिकनाइया देना, स्वाद का पता लगाना, पॉलीसेकेराइड्स का रासायनिक पाचन करना, मुंह को साफ करना, भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों को मारना। ये सभी क्या है? ये लार के कार्य हैं। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेलीफोन के संदर्भ में एडीएसएल का पूर्ण रूप क्या है? टेलीफोन के संदर्भ में एडीएसएल का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो एसाइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसाइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है इसका फुल फॉर्म है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है? नार्टून है। नार्टून एंटीवायरस है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इंटरनेट तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से इंटरनेट तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो यूनिक आईपी एड्रेस की आवश्यकता है। बी आंसर हो जाएगा। आईपी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक आईपी एड्रेस बराबर एक आईपी एड्रेस में 32 बिट का होता है। एक आईपी एड्रेस जो होता है ये 32 बिट का होता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद हैं? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद हैं? तो ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु मौजूद हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तापमान में डैश वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है। तो तापमान में 10 डिग्री वृद्धि के साथ जो है प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित करती है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बाइनरी विखंडन। बाइनरी विखंडन जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके अलावा विखंडन के 2 प्रकार होते हैं। विखंडन के 2 प्रकार होते हैं। पहला द्विखंडन और दूसरा जो है बहुविखंडन। ये 2 प्रकार होते हैं। द्विखंडन की बात करें तो इसमें एकल जनन कोशिका पूरी तरह से विकसित होने वाले बिंदु पर पहुंचकर 2 हिस्सों में बंट जाता है। द्विखंडन में जो है एकल जनन कोशिका पूरी तरह से विकसित होने वाले बिंदु पर पहुंचकर 2 हिस्सों में बंट जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, लेशमैनिया आदि इसके उदाहरण है।
और दूसरा जो है बहुविखंडन, तो इसमें जो है यह अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें जनन कोशिका कई नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित होती है। बहुविखंडन जो है यह अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें जनन कोशिका कई नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित होती है, जैसे प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृह भूमि है? कोरोमंडल तट किन दो राज्यों की गृह भूमि है? तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की गृह भूमि है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? तो ये GSLV मार्क 3 का जो है उपयोग किया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार डैश की व्यवस्था दी थी? भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार डैश की व्यवस्था दी थी? तो पहली बार जो है प्रांतीय स्वायत्ता की व्यवस्था दी थी। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? तो ये संयुक्त निरीक्षण इकाई जो है संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो ये किया था कनिष्क ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। कनिष्क जो थे, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी व महानतम शासक थे। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी व महानतम राजा थे। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस ने किया था। कुजुल कडफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमने प्रमुख बौद्ध संगीतिया शासक और उनके कार्यकाल लिखे हैं। तो देखिए, पहला बौद्ध संगीति की बात करें तो ये 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति 250 से 255 ईसा पूर्व के बीच में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगीति प्रथम सदी ईस्वी सन में कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटे का निशान इसे जरूर ऑन कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? तो अरावली पहाड़ियों की। ठीक है, अरावली पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा पर जो है भारतीय रेगिस्तान है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाती है। 21 जून को किस रूप में मनाती है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है। करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम पूछा जाए तो मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग किया। ठीक है, मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग जो है ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है?
खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पेंटागोनिया जो है शीत मरुस्थल है, ये आंसर हो जाएगा। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? तो ये इंदिरा गांधी का नारा था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस जीव के पास दिल नहीं होता है? तो जेली फिश के पास जो है दिल नहीं होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? पोंगल पक्षी गणना किस राज्य की पहल है? तो ये तमिलनाडु की पहल है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। सी आंसर हो जाएगा। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28% पर लगाया जाता है। जीएसटी में 3 प्रकार के टैक्स हैं, आपको याद रखना है। CGST, SGST और IGST। ये 3 प्रकार के जीएसटी मतलब जीएसटी के 3 प्रकार हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो देखिए एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये धारापुरी द्वीप में स्थित है। डी आंसर हो जाएगा। भारत में डैश और संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है। तो किसकी है? तो भारत में कृषि और संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाले शीर्ष बैंकिंग संस्थान कौन सा है? नाबार्ड बैंक है। नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसका फुल फॉर्म है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? तो चेरी जो है ये अवध साम्राज्य को बोला था। बी आंसर हो जाएगा। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया था। डी आंसर हो जाएगा। श्री जॉर्ज फर्नांडिस उस समय सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तथा रेलवे मजदूर के संगठन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, यह हड़ताल लगभग 20 दिनों तक चला था। पहली यात्री रेल ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? तो बॉम्बे और ठाणे के बीच जो है 1853 को चलाई गई थी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन बोरी बंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बॉम्बे से ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह ट्रेन 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। इसमें कुल 14 डिब्बे यानी कोच थे। इसमें जो पहली ट्रेन चलाई गई थी 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी और इसमें जो है 14 डिब्बे यानी कोच थे। आपको याद रखना है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बॉम्बे से ठाणे के बीच चलाई गई। निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन 12 नवंबर 1930 को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन 12 नवंबर 1930 को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। द्वितीय सम्मेलन की बात करें 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे।
एनी बेसेंट तथा मदन मोहन मालवीय भी इस सम्मेलन में भाग लिए थे। याद रखना है, महात्मा गांधी जी के अलावा एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय जो थे इस सम्मेलन मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये 1932 में हुआ था। इसमें कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेखों आदि जो कम से कम डैश वर्षों से अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं। तो कितने वर्षों से अस्तित्व में जो प्राचीन कहलाते हैं? तो 100 वर्षों से अस्तित्व में है वही जो है प्राचीन कहलाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जो है, पहले नंबर पर तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर पे है पंजाब नेशनल बैंक है। इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया। पंजाब जो नेशनल बैंक है इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक इंडिया का जो है इसमें विलय किया गया। विलय के बाद वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? 12 रह गई है। याद रखना है, विलय के बाद और अभी वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? 12 रह गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसमें देना बैंक और विजया बैंक का विलय किया गया है। केनरा बैंक की बात करें तो ये चौथा सबसे बड़ा बैंक है। इसमें सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है फिलीपींस में स्थित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। अब इसके पास जो है 68 सदस्य देश है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक के पास जो है अभी कितने सदस्य देश हैं? 68 सदस्य देश हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया है। तो देखिए वो इसलिए ऊँट का मतलब ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है क्योंकि ऊँट का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के उपयोग के लिए किया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। भारत चीन युद्ध के दौरान 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था तो उसमें त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम क्या था? तो देखिए उनका नाम था बीके कृष्ण मेमन। बीके कृष्ण मेमन थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया था। सी आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये मणिपुर राज्य के द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। सी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद कौन करता है? तो ये एमिलेज करता है, एमाइलेज करता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारत के किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होना जरूरी है? तो भारत के किसी राज्य का गवर्नर बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहले जो है व्यक्ति की उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तीनों योग्यताएं जो है उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सभी।
सेन सूचकांक का संबंध है, सेन सूचकांक का संबंध है, किससे संबंध है? निर्धनता से संबंधित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स क्या है? एंटीपायरेटिक्स जो है ये ताप नियंत्रक है। एंटीपायरेटिक्स ताप नियंत्रक है। बी आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस संस्था के संस्थापक थे? तो ये इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसके गठन का मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 41 है। विभिन्न राज्यों में की राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा जो है ये भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में जो है उल्लेखित है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है? विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। ये आंसर हो जाएगा। प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन्स तीनों का निर्माण जो है हमारे शरीर में होता है। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डोलोमाइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।